हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियोस को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियोस की पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर करेंट अफेयर्स के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको एक जगह पर किया है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट, स्टैटिक जीके के बनते हैं वो सबको भी हमने डिस्कस किया है। तो आप इसलिए इस वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आप इस वीडियोज़ के PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक कि हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जाकर के PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो इसलिए आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, अपहरण एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज कहाँ हुआ है। देखिए, यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो युद्धाभ्यास है, उस टाइप का ही एक एक्सरसाइज है जैसे युद्धाभ्यास होता है दो देशों के बीच में। तो ये कहाँ पर हुआ है और किसके किसके बीच में हुआ है वो भी हम लोग जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि ये कहाँ हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है आपका गुजरात और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। यहाँ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल। केरल के कोची जो बंदरगाह है, जो आपका पोर्ट है, वहाँ पर ये क्या किया गया है? अपहरण एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज किया गया है। देखिए, यहाँ पर हाईजैकिंग में क्या होता है? हाईजैकिंग में जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं। जैसे किसी एयरपोर्ट को भी हाईजैक कर लेते हैं, किसी शिप को, व्यावसायिक जो जहाज़ होते हैं जो पानी में चलते हैं, उसको भी हाईजैक कर लेते हैं उसको। और उसके बाद उसके बदले में कंडीशन रखते हैं कि हम आपका ये तभी छोड़ेंगे जब आप हमको इतना रुपया देंगे, या उनका कोई टारगेट होता है उसको वो क्या बदले में बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, कंडीशन में रख देते हैं, तब हम छोड़ेंगे। तो ये होता है हाईजैकिंग। अब हम लोग जानते हैं कि अपहरण एंटी हाईजैकिंग क्या है। तो इस तरह के हाईजैकिंग से बचने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल दोनों ने मिल करके ये अभ्यास को किया है, इस एक्सरसाइज को पूरा किया है। कहाँ पर? कोची में, जो कहाँ है? केरल में बंदरगाह है कोची बंदरगाह, वहाँ पर ये पहला एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज को किया गया है, जिसका उद्देश्य आपने समझ लिया कि क्यों किया गया है। तो आतंकवादियों से जो व्यावसायिक जहाज होते हैं, क्योंकि ये कोची में किया गया है और यह क्या है? समुद्री मतलब एक्सरसाइज है, तो इसलिए यहाँ पर आतंकवादियों से जो व्यावसायिक जहाज होते हैं उनको सही सलामत सुरक्षित एकदम बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करने के लिए यह एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर कोची एयरपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। कोची में एक एयरपोर्ट बना है जो कि पूर्व दुनिया में पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है। और हम बात कर लेते हैं भारत में। तो भारत में केरल ही एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और किसी भी राज्य में नहीं है। तो कहाँ पर? केरल में 4 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं कोची एयरपोर्ट के बनने के बाद। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, एंटी हाईजैकिंग कुछ इस तरह से किया जाता है। देखिए, यहाँ पर किया गया है कि मतलब वैसे शिप से टारगेट करके किया गया है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन किया है एंटी हाईजैकिंग, क्योंकि ये पहला एंटी हाईजैकिंग है। तो भारतीय नौसेना ने मिल करके और भारतीय तटरक्षक बल के बारे में मैंने आपको कल के ही वीडियोस में बताया है। तो आप डिटेल से जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमारे इसके पीछे वाले वीडियोस को देख लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, गैलापागोस द्वीप समूह किस देश में है? देखिए, ये द्वीप समूह जो है अभी फिलहाल में बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ का द्वीप समूह है ये जानना। तो यहाँ ऑप्शन में है ईरान, इक्वाडोर और इंग्लैंड। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्वाडोर। ये इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप समूह है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिससे मिला करके उस पूरे द्वीप समूह का क्या नाम दे दिया है? गैलापागोस। और वो किस कंट्री में आता है? तो इक्वाडोर में आता है। अब देखिए, गैलापागोस द्वीप समूह क्यों न्यूज़ में रहा था ये जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था कि क्योंकि गैलापागोस जो द्वीप समूह, इक्वाडोर आप जानते हैं कि ये ओपेक का सदस्य है, और ओपेक वो देश होते हैं जो कि क्या करते हैं? तेल का निर्यात करते हैं, बेचते हैं, जो उस टाइप ओपेक में वही कंट्री इंक्लूड होते हैं, शामिल रहते हैं। तो ये ओपेक का एक सदस्य है। तो ये इक्वाडोर से क्या कर रहा था? इक्वाडोर का जो इस गैलापागोस द्वीप है वहाँ से क्या हो रहा था? तेल का निर्यात हो रहा था, और वो
600 गैलन का डीजल लेकर जा रही थी एक पोत, जो कि अचानक से मतलब उसमें कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वो क्या हुआ, डूब गया। और कहाँ डूबा, तो गैलापागोस द्वीप समूह से निकाला जा रहा था और वहीं पे डूब गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में तेल को डूब जाने से पूरा वहाँ का पर्यावरण, पूरा समुद्र में पूरा तेल तेल फैल गया पानी के ऊपर, इसलिए पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और ये बात यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गैलापागोस द्वीप समूह जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। तो यहाँ से बस इतना ही हम लोग देख लेते हैं गैलापागोस द्वीप समूह में कितने सारे कंट्री है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है। तो इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है, क्वेटो। और वहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो अमेरिकी डॉलर ही वहाँ पर चलता है। अब इक्वाडोर के बारे में जानेंगे कि वो ओपेक का भी सदस्य है, तो हम लोग जान लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इस प्रश्न से बस इतना ही। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है हमारा, आईटीएफ ने किसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया है। यहाँ अगला प्रश्न है, आईटीएफ ने किसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया है। वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसे दिया गया। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। देखिए ये क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। आईटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका राफेल नडाल, दूसरा ऑप्शन है एस्ले बार्टी, तीसरा में दोनों और चौथे में क्या है, डोमिनिक थीम। यहाँ देखिए, यहाँ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसको वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया गया है, तो राफेल नडाल और एस्ले बार्टी, इन दोनों को। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका जाएगा, मतलब इन दोनों को। अब हम लोग जान लेते हैं राफेल नडाल आपके कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं, तो ये आपके स्पेन से हैं। और एस्ले बार्टी जो है ये कहाँ की हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, जिन्होंने राफेल नडाल जो है वो इस बार जो 2019 का 2 ग्रैंड स्लैम जीते थे, और यह लगातार चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन चुने गए हैं। इस बार लगातार चौथी बार चुने गए हैं। कौन, राफेल नडाल क्या चुने गए हैं, वर्ल्ड चैंपियन चुने गए हैं। और एस्ले बार्टी का ये पहला ग्रैंड स्लैम जीती थी, जो कौन सा ग्रैंड स्लैम ये जीती थी, तो फ्रेंच ओपन। और राफेल नडाल कौन कौन सा जीते थे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही जीते थे, और फिर से ये चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन में शामिल हो गए हैं। तो किसको हराए थे राफेल नडाल, तो डोमिनिक थीम को हरा करके राफेल नडाल क्या जीते थे आपका, तो फ्रेंच ओपन को जीत लिया था। अब यहाँ से आप बहुत बार सुन लिए कि फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंच ओपन जो होता है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब चिकनी मिट्टी का जो कोर्ट बनता है उस पे। और एक यहाँ पर जो और 2 होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, तो ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और एक और बच गया, क्योंकि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो टेनिस के, मतलब टेनिस के लिए टेनिस में खेला जाता है। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और आपका होता है यूएस ओपन, और एक होता है विंबलडन ओपन। तो 2 तो आपका फ्रेंच ओपन जान जाइए क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपका यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, वो घास के मैदान पे खेला जाता है। अब हम लोग आईटीएफ के बारे में जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म आपने जान लिया है, क्या है इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, तो 1913 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, लंदन यूके में है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कौन है, ये आपके स्पेन के जो टेनिस प्लेयर हैं, ये कौन है, राफेल नडाल हैं। और ये कौन है, एस्ले बार्टी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, और यह 2019 का फ्रेंच ओपन जीते हैं, और ये फ्रेंच के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिए हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना किस राज्य ने शुरू की। देखिए यहाँ पर क्या है, महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन हो जाता है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अभी फिलहाल ही कौन सा योजना शुरू किया है, महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना। ये योजना क्या है, तो ये देखिए, किसान जो ऋण लेते हैं, जो लोन लेते हैं अपने फसलों को करने के लिए, या फिर कुछ भी फसल में टेक्निक को यूज़ करने के लिए वो लोन लेते हैं। कोई भी मतलब फिशरीज या कोई
करने के लिए जो लोन लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि फिशरीज़ का मतलब मछली पालन या फिर जो भी कुछ भी मुर्गी पालन इस टाइप का करने के लिए वो यदि लोन लेते हैं तो उसमें 2 लाख तक का क्या ऋण माफ़ी योजना ये है महात्मा ज्योतिराव फुले में 2 लाख तक का क्या किया जाएगा, किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने लागू किया है ऋण माफ़ी योजना को। और ये अभी इसका पहला किस्त कब से लागू हो गया, तो मार्च 2020 से ही लागू कर दिया गया है। अब हम लोग जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था आपका, 1 मई 1960 को किया गया था। और महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो है आपका नागपुर। नागपुर किस लिए फेमस है, तो क्योंकि वहाँ पर संतरा सबसे ज़्यादा होता है और वो संतरा के लिए फेमस है। अब यहाँ के सरकार जो है अभी फ़िलहाल में ही बने हैं, तो वो कौन है, वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम है आपके उद्धव ठाकरे, और गवर्नर यहाँ कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ देखिए, चाबहार बंदरगाह किस देश में है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये बंदरगाह अभी बहुत ही न्यूज़ में रहा है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं चाबहार बंदरगाह किस देश में है। पहला है आपका ऑप्शन इटली, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो यहाँ चाबहार जो बंदरगाह है वो कहाँ है, ईरान में। ईरान, ये बंदरगाह जो है वो ईरान में है, जिस पर कि हमेशा ये विवादों में रह रहा है, अभी न्यूज़ में रह रहा है। तो ये क्यों रहा है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है, ईरान में कहाँ पर स्थित है, यहाँ आप देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि ईरान में चाबहार यहाँ पर है। और ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चाबहार जो है इसे अल-बरूनी ने भारत का प्रवेश द्वार बताया था। अल-बरूनी एक यात्री थे जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे और वो अपने टाइम के बारे में भारत का अपना यात्रा वृतांत भी बताए हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, इसको चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार कहा था। देखिए यहाँ पर चाबहार है, यहाँ पर चाबहार आपको दिख रहा होगा और यहीं से यहाँ गुजरात का जो कांडला आपका बंदरगाह है नज़दीक है, कितना नज़दीक है। और यहाँ से होते हुए यहाँ अफगानिस्तान आ जाएंगे हम लोग, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत के पश्चिमी छोर से क्या है, बहुत ही नज़दीक है। और इस बंदरगाह को बनाने में इसीलिए भारत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि क्योंकि देखिए ये भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया से जो व्यापारिक संबंध होगा उससे इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बंदरगाह के बनने की वजह से एशिया, अफ्रीका और यूरोप जितने भी सटे हुए इससे जो ये कंटिनेंट्स हैं, जितने भी महादेश हैं, उन सभी में भारत का व्यापारिक संबंध अच्छा हो जाएगा। और रहा बात अफगानिस्तान से व्यापार करने का, यहाँ देखिए अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर अभी जो व्यापार होता है वह पाकिस्तान के रास्ते होता है। और पाकिस्तान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो क्या करता है, थोड़ा भी कुछ भी होता है इसके ग्वादर बंदरगाह से ही यहाँ पर क्या होता है, व्यापार के लिए कुछ भी ले जाया जाता है इंडिया से। तो वो हमेशा अटकनें लगाते रहता है कि हम नहीं जाने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करते रहता है, हमेशा रोकता है। तो इसलिए चाबहार बंदरगाह, इंडिया चाहता है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का बन जाए, जिससे कि पाकिस्तान का झंझट ही खत्म और यहाँ का जितने भी व्यापारिक रिश्ते होंगे वो सब भी मजबूत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न से आपको इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है आपका 23 दिसंबर। अब यहाँ देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस पूछा गया है तो होगा आपका चौथा आंसर, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ जो ऑप्शन में दिख रहे हैं आप बता सकते हैं क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियोज़ में इन सभी डेट के बारे में, इन सभी दिवस के बारे में डिस्कस किया है। तो 2 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। तो देखिए ये क्यों मनाया जाता है, ये देखिए चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप जानते हैं कि वो कौन थे, वो हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, जो कि कब बने हुए थे, तो वो 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी
1980 तक रहे थे। बहुत ही कम टाइम के लिए बने थे ये, और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह में चरण आ रहा है आपका, और चरण इन्होंने नहीं रखा कहाँ पर, लोकसभा में। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो लोकसभा में नहीं जाने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है। इस प्रश्न से आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। और हम लोग जान लेते हैं कि ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, और ये किसान परिवार से बिलोंग करते थे, किसान परिवार में पैदा हुए थे। तो इसलिए जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने किसान पर विशेष ध्यान दिया था। जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, अब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, तो इनका यह मानना था, किसका मानना था, तो आपके चौधरी चरण सिंह जी का मानना था कि भारत की जो खुशहाली है, वो खुशहाली का जो रास्ता है वह भारत के खेतों और खलिहानों से ही होकर गुजरता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 70% से भी आबादी, जो 70% से अधिक आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए यदि भारत को पूरे विकसित बनाना है तो कृषि पर ध्यान देना होगा। इसलिए इन्होंने किसानों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था। तो इसलिए उनके मरने के बाद ये क्या किया गया, उनके जन्मदिन को 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाने लगा, राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में मनाया जाने लगा। तो चलिए इस प्रश्न से इतना ही हम लोग देख लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी कौन थे। तो ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। देख लीजिए आप यहाँ पर इनका कार्यकाल भी देख सकते हैं। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। इसलिए इन्होंने कभी लोकसभा में गए ही नहीं, इन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए चरण सिंह कि इनका चरण लोकसभा में कभी पड़ा ही नहीं। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, रोहतांग सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। अभी नाम बदलने का ये चल रहा है, तो इसलिए सबका नाम बदला जा रहा है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि रोहतांग सुरंग का नाम क्या रखा जा रहा है, किसके नाम पर रखा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अरुण जेटली, दूसरा ऑप्शन है आपका लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रोहतांग सुरंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है, यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये डिसीजन लिया गया है कि रोहतांग सुरंग का नाम क्या बदल के रख दिया जाएगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। अब रोहतांग सुरंग का बात कर लेते हैं। तो रोहतांग सुरंग कहाँ है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी है, 8.8 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग है और 8.8 किलोमीटर है। अब हम लोग जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कि ये कौन थे। तो देखिए हम लोग इनके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे ये, तो ये हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 1900 इनका कार्यकाल था। 1998 से लेकर 2004 तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसलिए इनके राजनीति में इतने ज़्यादा ये कुशल थे कि अभी भी जाने जाते हैं और हमेशा ही जाने जाएंगे। इनके जन्मदिन को जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, उसको किस रूप में मनाया जाता है, अब सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके 95वां जो जयंती मनाया गया 2019 में, इस पर एक और भी योजना की शुरुआत की गई। वो क्या है, अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। उसमें क्या है, उसमें आपका ये भूजल योजना, मतलब कि जो नल से जल वाला योजना है वो है भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई, तो 25 दिसंबर को किया गया है। और वर्तमान समय में जो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लखनऊ में इसी दिन 25 दिसंबर को ही लखनऊ में 25 फीट की इनकी मूर्ति का अनावरण किए हैं, मूर्ति का उद्घाटन किए हैं। पहली बार 1996 में बहुत कम समय के लिए ये बने थे। ये दूसरी बार कब बने थे, आपके 1998 में बने थे, लेकिन पहली बार ये बने थे प्रधानमंत्री 1996 में, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, 13 दिन के लिए बने थे। जो कि इसलिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री बने जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और इनका जो निधन हुआ है अभी फिलहाल में ही हुआ है, 1-2 साल पहले, तो वो तो 16 अगस्त 2018 को इनका मृत्यु हुआ था। वाजपेयी जी से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, वो ये है कि वाजपेयी जी ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण दिया था। एक ऐसे नेता जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले ये पहले नेता थे। कौन,
अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनसे आप इतनी सारी जानकारी जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, वर्तमान में हमारे विदेश सचिव कौन हैं? देखिए, ये अभी फ़िलहाल में ही बने हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और हम लोग जानेंगे कि विदेश सचिव क्यों बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरा ऑप्शन KPS मेनन, तीसरा ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है आपका सुषमा स्वराज। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को अभी बहुत ही जल्दी में क्या बनाया गया है? विदेश सचिव, भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। अब देखिए, भारत में विदेश सचिव क्यों बनाया जाता है, उसका इस पद का क्या अहमियत है, क्या महत्व है, तो ये जानते हैं। तो देखिए, भारत में जो विदेश सचिव होते हैं वो भारत के विदेशों से जो संबंध होता है, विदेशी मंत्रालय में इनको नियुक्त किया जाता है। किस लिए नियुक्त किया जाता है? तो विदेशों से जो संबंध का देखभाल होता है, इन सभी चीज़ों के लिए विदेशी मंत्रालय में इनको नियुक्त किया जाता है। और वो इंसान नियुक्त होता है जो विभिन्न देशों के राजदूत रह चुके हों, जिन्हें विदेशों के बारे में बहुत सारी जानकारी हो, जो पहले से राजदूत रह चुके हों। इसलिए उनके अनुभवी ज्ञान के कारण उन्हें किस पद पर नियुक्त किया जाता है? विदेश सचिव के रूप में। विदेश सचिव के लिए एक अनिवार्य, मान लीजिए कि एक अनिवार्य जैसे क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं हम लोग, जैसे क्वालिफिकेशन का ज़रूरत होता है, तो वैसे में क्या होता है कि विभिन्न देशों में उनका एज अ राजदूत के पद पर उन्हें रह चुके होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो पहली बार जो विदेश सचिव के पद पर कोई व्यक्ति चुना गया था, तो वो कौन थे? KPS मेनन थे। KPS मेनन को पहली बार विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस पद की उत्पत्ति कब हुई थी? इस पद को कब से शुरू किया गया था? विदेश सचिव कब से चुना जाने लगा? तो यह 1958 से स्टार्ट हुआ था। अब आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि पहली महिला विदेश मंत्री कौन रही हैं, तो वो कौन रही हैं? सुषमा स्वराज। वैसे तो पहली महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए विदेश मंत्री का पद भी संभाली थी, इसलिए इनका नहीं लेते हैं। तो यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सुषमा स्वराज होगा। पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ही रही हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है? इस प्रश्न से आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि ऑक्सीजन पार्लर क्या होता है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन पार्लर क्या होता है? ऑक्सीजन पार्लर में ये होता है कि जो नासा ने ऐसा रिसर्च किया है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो वायु प्रदूषण को क्या करते हैं? कम करते हैं। जो भी उसमें प्रदूषणकारी विषैले चीज़ होते हैं उसको कम करते हैं। तो वैसे पौधों को कहाँ पर लगाया गया है? किसी रेलवे स्टेशन के किनारे पर लगा दिया गया है, जो कि कहाँ पर लगाया गया है? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दूसरा है नासिक रेलवे स्टेशन, तीसरा है आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक रेलवे स्टेशन। तो नासिक रेलवे स्टेशन पर क्या किया गया है? ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। और ऑक्सीजन पार्लर में वैसे पौधों जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं वैसे पौधों को लगाया गया है, और उनकी संख्या कितनी है? 1500 है। तो 1500 वृक्षों को लगाया गया है जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, जिससे कि यात्रियों को शुद्ध हवा मिल सके। और वो ऑक्सीजन पार्लर कहाँ खोला गया है? तो आपका नासिक रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। तो चलिए, इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब देखिए, ये एसोचैम क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरा ऑप्शन है निरंजन हीरानंदानी, तीसरा ऑप्शन है उदय शंकर उपाध्याय, और चौथा ऑप्शन है आपका संगीता रेड्डी। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निरंजन हीरानंदानी। अब एसोचैम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, एसोचैम का फुल फॉर्म आपका होता है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में आप बोलेंगे, फिर से आप सुन लीजिए, द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं आप भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। तो इसका हिंदी में क्या होता है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। यह क्या काम करता है? तो यह जो है भारत के वाणिज्य और व्यापार के हितों के लिए रक्षा का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी भारत में आ रही है, तो उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना, उसका लोकेशन सही तरीके से, उसके लिए बिजली की व्यवस्था करवाना, इन सभी चीज़ों को देखता है कौन? एसोचैम। इसका लक्ष्य ये है कि घरेलू जो कंपनियां हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारत में बढ़ावा दिया जा सके। इसका मेन उद्देश्य यही है। तो इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? निरंजन हीरानंदानी। और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है वो? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है आपका हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है ये क्या है? तो ये एसोचैम, ये जो है फिक्की के क्या है? उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वैसे देखिए फिक्की के जो अभी अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? संगीता रेड्डी। ये भी नया नियुक्ति है, इसलिए आप जान लीजिए कि फिक्की की जो अध्यक्ष बनी है कौन बनी है? संगीता रेड्डी। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी एक व्यापारिक संगठन ही है जो कि भारत का सबसे पुराना संघ है, सबसे पुराना संगठन है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में किया गया था इसकी स्थापना। और कहाँ पर इसका भी हेडक्वार्टर है? तो इसका भी नई दिल्ली में है। तो आप एसोचैम से ये भी याद रख सकते हैं कि फिक्की और एसोचैम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। और जो फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था, और 1920 में किसका हुआ था? एसोचैम का हुआ था। और भारत का सबसे पुराना जो संगठन है, संघ है, वो फिक्की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो थैंक यू। आज के लिए बस इतना।